दिवाली के दूसरे दिन भी राजस्थान की हवा में जहर घुला रहा। राज्य के सभी बड़े शहरों की हवा बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है और भिवाड़ी सबसे प्रदूषित AQI 363 गंभीर श्रेणी में है। जयपुर की हवा में घुटन AQI 323 है, बहुत खराब श्रेणी में है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भी AQI 300 के पार पहुंच चुका है। कोटा, धौलपुर और अजमेर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। बीकानेर और टोंक में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। राज्य के 24 में से 20 शहर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुए हैं। जयपुर में सुबह शाम दृश्यता घटी है, सांस लेने में कठिनाई। विशेषज्ञ बोले हैं अगले 2 से 3 दिन तक राहत की उम्मीद नहीं है। लोगों को मास्क पहनने और बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त दिवाली के दूसरे दिन भी राजस्थान की जो हवा है उसमें जहर घुला रहा है। राज्य के जो सभी बड़े शहर हैं वहां पर बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में हवा पहुंच चुकी है। भिवाड़ी की बात कर ले तो सबसे प्रदूषित AQI 363 गंभीर श्रेणी में माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आसिफ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आसिफ, दिवाली के दूसरे दिन भी राजस्थान की हवा में जहर घुला हुआ है। फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं, जरा तस्वीर दिखाइएगा और बताइएगा अभी AQI क्या है। बिल्कुल आयुषी, मैं इस समय विधानसभा के बाहर खड़ा हूं। मेरे पास में SMS स्टेडियम में धूप जरूर निकली है शहर में, लेकिन अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो वो जहरीला धुआं अभी भी आसमान के अंदर जमा है। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि पिछले लगातार 3 दिनों के अंदर प्रदेशवासियों ने जमकर आतिशबाजी की है और ये जो इस समय जहरीली हवा बन चुकी है, इसे साफ होने में, हवा को शुद्ध होने में अभी लगभग सप्ताह भर से 10 दिन का समय लगने वाला है। आप अंदाजा लगा सकती हैं आयुषी कि भिवाड़ी जो कि प्रदेश का एक शहर है, उसकी AQI 363 तक अभी भी बनी हुई है। जयपुर की 323 यानी कि 100 से ज्यादा होते ही हवा को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। जयपुर इस समय 323 पे है और भिवाड़ी जो है वो 363 पे है और गंगानगर और हनुमानगढ़ में AQI 300 के लगभग आ चुका है अभी 10 बजे तक। यानी राज्य के 24 में से 20 शहर बहुत खराब श्रेणी के अंदर शुमार किए जा रहे हैं। PM 2.5 और PM 10 कणों से हवा में धुंध और स्मॉग बनी हुई है। यानी ये हवा सांस लेने के लिहाज से बेहद खतरनाक है, क्योंकि अभी भी जो जहरीले तत्व हैं वो हवा के अंदर लगातार बने हुए हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर आतिशबाजी न केवल रात में बल्कि दिन में भी आतिशबाजी का शोर सुना जा सकता था और अब उसके रिपरकशंस हैं, साइड इफेक्ट्स हैं कि ये जो हवा है इस स्मॉग के अंदर अभी भी बारूद की गंध महसूस की जा सकती है। जी आयुषी, हम कह सकते हैं 10 बजने का वक्त है और माहौल उसी तरीके से नजर आ रहा है, क्योंकि भिवाड़ी की बात कर ले सबसे प्रदूषित AQI 363 तक पहुंच चुका है। अगर आपने लोगों से प्रतिक्रिया ली हो, लोगों का क्या कहना है, क्योंकि सांस लेने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। आसिफ, ऐसी भी तस्वीरें? देखिए आयुषी, आप अंदाजा लगा सकती हैं, मैं विधानसभा के बाहर खड़ा हूं। बहुत व्यस्त सड़क है लेकिन लोगों की आवाजाही आपको ना के बराबर मिलेगी। यानी यहाँ पर बात करने के लिए भी लोग नहीं हैं। जो गुजर रहे हैं वो वाहनों से गुजर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, यानी कि जो भीड़ इस समय हमें नज़र आती है, जो वॉक के लिए निकलते हैं, जॉगिंग के लिए निकलते हैं, वो लोग भी आज जो है हमें सुबह से लेकर अब तक नज़र नहीं आए। शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि हवा जब साफ़ होगी तब शहर के अंदर वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए निकला जाएगा। इस समय लोग वाहनों पर निकल रहे हैं और ज़्यादातर लोगों ने मास्क पहना हुआ है। तो स्थिति ये हो चुकी है कि इस फॉग के अंदर लोग निकलने से भी गुरेज कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनकी भी एडवाइजरी जारी हुई है कि 4 से 5 दिन बाहर निकलते समय ये ख्याल रखा जाए आसिफ, क्योंकि जिस तरीके से आपने तस्वीरें भी दिखाई हैं और हवा की हम कह सकते हैं कि सेहत खराब है, इस वजह से लोगों को थोड़ा सा बचना भी पड़ेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, श्री गंगानगर में दिवाली पर हुई जमकर के आतिशबाजी के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स के स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है।
AQI 300 के करीब पहुंच चुका है, जो सामान्य से 3 गुना अधिक है। वहीं अगर हम बात पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में जलाए जा रहे कृषि अवशेष को भी वायु प्रदूषण का अहम कारण माना जा रहा है। AQI के स्तर में हुए इजाफे की वजह से आंखों में जलन सहित बुजुर्ग और अस्थमा रोगियों को श्वास संबंधी परेशानी हो सकती है। श्रीगंगानगर की प्रदूषित हो रही आबो हवा का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, देखिए। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर सहित दिल्ली, NCR और समूचे उत्तर भारत की आबोहवा इन दिनों प्रदूषित हो चुकी है। खासतौर से दिवाली के बाद एकाएक राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर सहित उत्तर भारत के एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखा गया है। पिछले 48 घंटों के दौरान ही राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में AQI का स्तर लगभग 300 के आसपास जा पहुंचा है, जिसे वेरी पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर की बात की जाए तो पिछले एक सप्ताह के दौरान ही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लगभग 150 के आसपास दर्ज किया जा रहा था, वो 300 पर जा पहुंचा है, यानी कि एक सप्ताह के भीतर दोगुना हो चुका है। जिसकी प्रमुख वजह श्री गंगानगर सहित दिल्ली, NCR और समूचे उत्तर भारत में दिवाली के अवसर पर हुई जमकर आतिशबाजी और पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा में जलाई जा रही कृषि अवशेष यानी कि पराली है। हालांकि श्री गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा AQI के बढ़ते स्तर को देखते हुए एक हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है, ताकि किसी भी तरह से बढ़ते प्रदूषण की चपेट में आने से बचा जा सके। हालांकि किसानों को भी सलाह दी गई है कि वो खेतों में पड़े कृषि अवशेष, चाहे वो पराली हो या अन्य कृषि अवशेष, उनको जलाने के बजाय बेहतर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करें, ताकि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। आज की यदि हम बात करें तो राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में AQI का स्तर लगभग 300 पर जा पहुंचा है, जिसे वेरी पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि इस स्तर पर आबोहवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा रोगियों को श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है। साथ ही साथ आम इंसान को भी, जो काफी हेल्दी है, उसे भी आंखों में जलन सहित श्वास संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और देखिए, अंता उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी से पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने अब निर्दलीय ताल ठोक दी है और ऐसे में अंता के सियासी रण में नए समीकरण बनते ही नजर आ रहे हैं। उपचुनाव के लिए कुल 21 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अंता उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी से जो पूर्व विधायक है रामपाल मेघवाल ने अब निर्दलीय ताल ठोक दी है और ऐसे में अंता के सियासी रण में नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आप सोचिए कि इससे पहले हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, बीजेपी की तरफ से भी नाम ऐलान कर दिया गया, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी से जो पूर्व विधायक है रामपाल मेघवाल, उन्होंने भी अब निर्दलीय ताल ठोक दिया है। ऐसे में अंता के सियासी रण में नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। उपचुनाव के लिए कुल 21 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल किया है। चुनाव का महामुकाबला। अंताकरण क्या है समीकरण? किसके सिर सजेगा अंता का ताज? अंता उपचुनाव के लिए नामांकन का समय पूरा हो चुका है। इस सियासी रण में बीजेपी ने मोरपाल सुमन, कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया है, जबकि नरेश मीणा और रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय ताल ठोकी है। अब मामला तिकोड़िया नहीं रहा, क्योंकि रामपाल मेघवाल पूर्व में बीजेपी के विधायक रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो रामपाल मेघवाल के चलते SC वोट बैंक पर फर्क पड़ सकता है। पूर्व बीजेपी विधायक और नरेश मीणा दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों का सिरदर्द बन सकते हैं। अंता में जाति ही जीत का सबसे बड़ा फैक्टर मानी जाती है। इस विधानसभा में करीब 2.25 लाख मतदाता हैं। इनमें माली समाज के लगभग 40,000, अनुसूचित जाति के 35,000, मीणा समाज के 32,000, मुस्लिम वोटर 20,000 और ब्राह्मण मतदाता करीब 18,000 हैं। ये सभी प्रत्याशी की जीत में अहम रोल रखते हैं। इस सीट पर बीजेपी परंपरागत रूप से माली और शहरी वोटों का समर्थन पाती है। मोरपाल सुमन के जरिए पार्टी ने स्थानीय होने के साथ साथ माली समीकरण को साधने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस का भरोसा मीणा, SC और मुस्लिम समुदाय के वोटों पर रहता है। अब जैसे जैसे वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी प्रत्याशी और सियासी दल अपनी जीत का दावा बुलंद करते जा रहे हैं।
मैं 36 कौम का हूँ, 36 साल से चुनाव लड़ा रहा हूँ और 36 कौम के साथ रहता हूँ। गरीब परिवार का होने के नाते मैं हर आदमी के दुख सुख में साथ खड़ा रहता हूँ। अब जो भी आम जल की समस्या है, गरीबों की समस्या है, पानी, बिजली, सड़क जो भी है उनको मैं पूरा कराने की कोशिश करूँगा। मैंने हमेशा जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक कार्य, इन तीनों दायित्वों को पूरी ईमानदारी से मैंने निर्वाह किया है। अंता के रण में निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिससे मुकाबला बेहद करीबी हो गया है। जो मुझे दिख रहा है दलित, शोषित, प्रताड़ित, तो एक पीड़ा होती है दिल में, और उस पीड़ा को मैं मेरी आखिरी सीमा से मैं सहन नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ दलित नहीं, उदित हैं, चलित हैं, वो चलेंगे, प्रताड़ित नहीं, उनको उत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में आया हूँ। इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद चाहिए मुझे विजयश्री दिलाए। मैं रोड पे, मेरा विधानसभा क्षेत्र ये रोड है आपके आंगन में, जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ मैं तैयार रहूँगा। और मुझे भरोसा है कि यहाँ की जनता, अंता का सर्व समाज इस बेटे नरेश मीणा को आशीर्वाद देगा, जिसका कई बार पार्टियों से टिकट मांगने के बाद भी टिकट काटा गया, जिस पर कोई बड़े राजनीतिज्ञ का संरक्षण नहीं है। जनता के भरोसे, जनता के विश्वास पर, जनता के बीच में जा रहा हूं। इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो अब बीजेपी और कांग्रेस का दो बार कब्जा रहा है। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीते, 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी और 2018 में प्रमोद जैन भाया फिर से विजयी हुए, जबकि 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने जीत दर्ज की। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। गोवर्धन पूजा देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। आज के दिन लोग गोबर से गोवर्धन बना करके भगवान कृष्ण की विशेष रूप से पूजा करते हैं और आज के दिन गायों की भी आराधना करते हैं, जिन्हें देवी लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है। ये पर्व अन्नकूट उत्सव के नाम से भी प्रसिद्ध है। और हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं उदयपुर से कपिल, जरा तस्वीर दिखाइएगा, क्योंकि अन्नकूट उत्सव के नाम से भी ये पर्व प्रसिद्ध है। अभी माहौल क्या है, तैयारियां क्या चल रही हैं? कपिल, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो देखिए हमारे संवाददाता आवाज काफी बिल्कुल तस्वीरें दिखाइए। आपके बैकग्राउंड में हम देख पा रहे हैं कि लोग पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। केंद्र में मौजूद हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर उदयपुर के सबसे बड़े गोवर्धन बनाए गए हैं। मैं आपको पहली तस्वीर इसकी दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि ये गोवर्धन बनाए गए हैं, गोबर से गोवर्धन बनाए गए हैं और तकरीबन 12 फीट के ये गोवर्धन हैं, जिसकी कुछ ही देर में विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना शुरू होगी। आप देखिए कि लोगों का यहाँ पर जुड़ना शुरू हो गया है और पंडित जी यहाँ मौजूद हैं। कुछ ही देर में विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना गोवर्धन की कराई जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर जो ग्वाले हैं वो गायों को रिझाने में लगे हुए हैं। आप देखिए कि ये गौशाला के अंदर की तस्वीरें, जहाँ गायों को सजदा धजा कर तैयार किया गया है, गायों को रिझाया जा रहा है। एक परंपरा के तहत गोवर्धन पूजा के बाद में ये सभी गायें इसी दरवाजे से बाहर निकलेगी, दौड़ती हुई बाहर निकलेगी और गोवर्धन के ऊपर से होते हुए यहाँ से दौड़ती हुई जाएगी। देखिए गोवर्धन का एक अपना अलग महत्व, किस तरह से गोवर्धन का महत्व, क्या महत्व है गोवर्धन? जी देखिए, सबसे पहले आपके जो तमाम दर्शक हैं, सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को पुरुषार्थ पर्व गोवर्धन पूजा की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं जो है वो प्रेषित करता हूँ। भारतीय संस्कृति की जो त्यौहार है उनमें कोई न कोई वैज्ञानिकताएं जो है वो छिपी होती है और ये खेंकरे का जो त्यौहार है ये हमें प्रकृति संरक्षण, गोधन संवर्धन के लिए जो है वो प्रेरित करता है। आज ही के दिन द्वापर युग में हमारे जो आराध्य हैं वासुदेव श्री कृष्ण, जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के चर्चित किरदार हैं, उन्होंने आज के दिन अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर टास धारण कर और इंद्र के अकारण अहंकार को तोड़ा था। 7 दिन तक डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उन्होंने किया था। इंद्र को अकारण अहंकार था कि वो बारिश जो है वही कर सकते हैं। उन्होंने पूरे ब्रिजमंडल को पानी से भिगो दिया, अतिवृष्टि की, जगह जगह पानी भर गया, जिससे पशुधन, जनधन जो है उससे काफ़ी हानिकारी हुई। इसके बाद
जो वासुदेव कृष्ण हैं, जो हमारे जननायक हैं, उन्होंने युवा परिषद का गठन किया। 7 दिन तक डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरीके से संभाला। अपनी जो कनिष्ठिका उंगली है उसके ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और इंद्र का जो अकारण अहंकार था उसे तोड़ने का काम किया। ये पर्व हमें संदेश देता है कि जब जब सत्ता में बैठे हुए जो अहंकारी इंद्र होते हैं, उन्हें अगर अकारण अहंकार हो जाता है तो प्रत्येक युवा की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सामर्थ्य की कनिष्ठिका के ऊपर टास्क को धारण करे और इंद्रों के अकारण अहंकार जो है उनको ध्वस्त करने का कार्य जो है वो करे। तो कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति के जो प्रत्येक पर्व है कुछ न कुछ संदेश जो है वो हमें देता है। ये जो हमें चक्र घुमाता हुआ जो कृष्ण है, जो रथ का पहिया रणभूमि में उठाता हुआ कृष्ण है, और जो गोवर्धन बिल्कुल कपिल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लोगों में गजब का उत्साह भी है और विधि विधान के साथ ये पर्व आज मनाया भी जा रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। आतंक आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा के दिन पूरा जयपुर आज गोविंद देव जी के मंदिर में उमड़ पड़ा है। कुछ तस्वीरें मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहता हूँ। ये तमाम भक्तगण हैं जो आज गोविंद देव जी के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही साथ मैं आज आपको गोविंद देव जी की भी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से उनका श्रृंगार जो है वो आज यहाँ पर किया गया है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और पुरातन कहानियों के मुताबिक, मान्यताओं के मुताबिक श्री कृष्ण ने इसी दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और साथ ही साथ पूरे नगरवासियों और गायों की पर्वत उठाकर रक्षा की थी। इसी याद के अंदर ये गोवर्धन पूजा जो है वो की जाती है और इस समय हम गोविंद देव जी मंदिर में और आज के दिन यहाँ पर खासी भीड़ जो है वो उमड़ती है। कुछ भक्त हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप गोवर्धन पूजा में आए हैं? गोवर्धन पूजा में क्या मांगा आज आपने भगवान से? दर्शन करने आए हैं? क्या मांगा भगवान से? हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। आपको पता है गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठाया था, छोटी उंगली पे, इसलिए। ये तमाम भक्तगण हैं जो यहाँ पर गोवर्धन पूजा के लिए पहुँचे हैं। सबसे पहले